और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। चमोली में आए आपदा को 130 घंटे बीत गए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मौजूद जवानों के हौसले से उम्मीद जगी हुई है। हालांकि तमाम दावे अब भी हवाई साबित हो रहे हैं। स्थिति जस की तस है। जिंदगी बचाने की जंग अब भी जारी है। लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। अपनों को खोने वालों की हिम्मत अब जवाब दे रही है। लोग हताश हैं। गुस्से और गम के गुबार में लोग राहत काम में ढिलाई तो कोई देरी का आरोप लगा रहा है। लगातार हो रही देरी लोगों के हौसले का इम्तिहान लेती नजर आ रही है। ऐसे में शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिम्मत नहीं पड़ी उनकी भी सर में, क्या बोला, हमारे बच्चे थे सर। ये उन लोगों के जज्बात हैं जिनकी आंखें पथरा गई है पिछले 6 दिनों से इंतजार करते करते। जिस तरह लगातार दिन बढ़ रहे हैं, अब लोगों का अपने परिजनों के हाल जानने को लेकर भी सब्र टूट रहा है। वो आज 1 हफ्ता हो गया, कहाँ वो टनल के अंदर, कहाँ वो हॉस्पिटल, वो माँ बहने किस हिसाब से हम समझाएंगे। वो बहुत हमको हमारा बच्चा चाहिए कि माँ बहने लोगों के ऐसी तड़प रही। कहाँ है वो प्रशासन की आधुनिक मशीन है, कहाँ गए इतने दिनों से टनल के आदमी। मेरे भी 3 भाई है और मेरे भी ये है। माननीय विधायक जी कल यहाँ पे आए, शकल देख के यहाँ से सेल्फी खींच के चले गए। कल जिनके भाई लोग यहाँ फंसे हैं उनके घर में गए, कोई प्रशासन कोई नहीं गया उनके घर में। हमको कोई सरकार बोलती है इतना राशन दिया, इतना हमको राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे भाई चाहिए। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें पत्थरों से टकरा रही है। अभी देखते हैं उसके नीचे जाके कितना मक है। अगर सॉलिड मक है तो पंप नहीं हो पाएगा, देन हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। बिड तो अंदर रह जाती है, वो निकल आएगी अभी, क्योंकि वो तो लूज है तो लूज में जाके फंस जाती है। सो ये गुड साइन, अच्छा साइन है कि ऐसा आया है। अगर हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, पानी आता, तो ये हमारे लिए एक अलग समस्या क्रिएट कर देता। ये सब उस राज्य में हो रहा है जिसने 2013 में भयावह तबाही देखी। तबाही के बाद बिना कोऑर्डिनेट, किसी रणनीति के बगैर ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 10 फ्लोर है, इसके ग्राउंड फ्लोर में पहुंचना है। उसी के लिए कल ड्रिल का काम किया जा रहा था, जिसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तकनीक की दुनिया मुरीद है, उससे तपोवन में देरी क्यों? टीम न्यूज़ स्टेट। तो ऑपरेशन आपदा और टूटता सब्र, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को जल्दी से ढूंढ के ला दो। और उनका यह भी कहना है कि शासन और प्रशासन के अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका ये परिचय करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़ रहे हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं, और साथ ही मेरे और एक सहयोगी धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रोफेसर YP सुंदरियाल साहब जुड़ गए, प्रोफेसर हैं भूगर्भ विज्ञान विभाग के, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। सुरेश जोशी साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जोशी साहब, इतना देर क्यों कर दिया आपने? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जितना क्विक एक्शन जो है कि सरकार को लेना चाहिए था, वो क्विक एक्शन भी सरकार ने लिया। और जितनी मदद वहाँ के लोगों को मदद की दरकार थी, उस मदद को पहुंचाने के लिए भी शासन प्रशासन, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसने सारी कार्रवाइयां वहाँ पर की हैं। लेकिन जो विषय मैं देख रहा हूँ कल से आ रहा है सामने कि टनल के अंदर जो है कि वो है, वो निश्चित तौर पर देखिए कि टनल के अंदर जो 2-4 मीटर वाला जो विषय आया है जी, वो एक भ्रांति फैलाने वाला विषय है। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि भाई वहाँ कहीं कोई चूक हुई है या वहाँ पर कोई गलत तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन भी सही चल रहा है। और सर, मैं एक दो सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे दिन ना सर हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, लगातार नजर बनाए रखते हैं। आपको ये पता है कि पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से? देखिए, उत्तराखंड सरकार के जब ये हादसा हुआ तो स्वयं उत्तराखंड सरकार के माननीय, मैं सर ये जानना चाहता हूं कि अभी कौन इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? आपके लिए जवाबदेह कौन है वहां पर? आपका कौन सा अधिकारी है सर? मैं जानना चाहता हूं। मैं देखो, पहली बात तो आपको बताऊं कि ऑपरेशन की अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग विभाग के लोग संभाल रहे हैं। सर, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, जिन घरों के लोग मिसिंग हैं, जो कह रहे हैं हमारे लोगों को ढूंढ के ला दो, उनके लिए आपने कौन से अधिकारी को वहां पर लगाया है? आप उत्तर तो ले लीजिए। देखिए, उसमें है कि आपदा प्रबंधन समिति के सचिव आपदा की जिम्मेदारी वहां पर देख रहे हैं, जिलाधिकारी वहां पर को स्वयं देख रही है,
डीजी पुलिस वहां पर को स्वयं देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर को है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर को है। और उसके सर मैं ये जानना ही नहीं चाहता, मैं आपसे सीधा सवाल कह रहा हूं, उत्तराखंड शासन का कौन सा अधिकारी है जिसकी जवाबदेही आपने वहां तय की है कि वो रह के ऑपरेशन की निगरानी करेगा? उत्तराखंड सरकार के सारे अधिकारी वहां पर अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और वहां पर कोई लापरवाही नहीं है। जो लापरवाही वाला विषय सर मैं आपको बताता हूं, सर मैं आपको बताता हूं, आपको लगता होगा ऐसा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जग जाइए सर अगर आप नींद में हैं तो, क्योंकि जो लोगों के आंसू निकल रहे हैं उनको समझिए। विद्यानाथ झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विद्या, जो बात सुरेश जोशी साहब दावा कर रहे हैं कि सभी अधिकारी वहां पर हैं, दोपहर में तो लोग रो रहे थे, तो एक एसडीएम पहुंची थी, उन्होंने कहा कि क्या हुआ? और एसडीएम कुमकुम जोशी उनका नाम है और उनके बारे में मैंने तो बहुत डिटेल में आज पूरे दिन सभी को बताया है, रिपोर्टिंग की है हमने, पूरे देश ने देखा है, अधिकारियों ने भी देखा और प्रदेश की सरकार ने भी देखा होगा। मुझे नहीं पता कि आपके साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं उन्होंने देखा या नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि उनके अपने जो यहाँ पर थे वो हैं या नहीं हैं, वो किस हालात में हैं, कैसे हैं, टनल के अंदर हैं तो उनकी सांसें चल रही हैं या उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। अंजित मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जिनके एक परिचित, जिनके परिवार के ही एक व्यक्ति जो हैं वो इस टनल में शायद काम करते थे। उनका क्या हाल है मैं आपको कैसे बताऊं? वो कह रहे हैं कि कल वो आत्मदाह कर लेंगे। वो कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे। आप लोगों से क्या कोई बातचीत नहीं हो पा रही है प्रशासन की? सर मेरा नाम सूरज सिंह पुंडीर है, मैं ग्राम सभा लोयल पोस्ट गुलरदुगी जिला टेरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरा भाई यहाँ पे आलम सिंह पुंडीर इलेक्शन का काम करता था, इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था और 7 तारीख से उसको गुम है, अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। कल सुबह हम जो है अपना आत्मदाह करेंगे इनके ऑफिस के सामने, सुबह 11 बजे का टाइम है, हमने अपनी व्यवस्था कर दी है। हमें एक हाथ दे दें, एक पैर दे दें, कुछ भी दे दें, हम यहाँ से घर लेके क्या जाएंगे? क्या यहाँ से घर लेके जाएंगे आप बताइए ना। आप 5 बेटियाँ हैं उसकी और 5 बेटियों में से सब बेटी अभी बिल्कुल छोटी छोटी बेटियां हैं, क्या रिस्पॉन्स देंगे आप? बाकी जहां तक एनटीपीसी की बात है, एनटीपीसी यहाँ पे कोई सहयोग नहीं कर रही है। ऋतिविक कंपनी का कारोबार जो है सुचारू रूप से चालू हो चुका है। आपके परिवार से कौन है? मैं उसका भाई हूँ सर, इनके छोटे भाइयों में तो सभी एक ही परिवार से? एक ही परिवार से। अच्छा देखिए, और भी आप कहाँ से हैं? परिवार से। तो आप लोगों की क्या प्रशासन के किसी व्यक्ति से बात हो रही है, संपर्क कर रहे हैं? कोई सरकार का कोई व्यक्ति है जो आप लोगों से संपर्क में है? कोई नहीं कोई संपर्क नहीं कर रहा है और ना ही कंपनी का काम का तरीका सही है। कंपनी का काम का तरीका नहीं सही है। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं एक तो बताना चाहता हूँ अंजीत, देखिए यहाँ पर एक हाई स्कूल है, तपोवन हाई स्कूल है ये, और यहाँ पर जो कमरे हैं स्कूल के वो खोल दिए गए हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, वो जो लोग हैं परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और देखिए एक और शख्स मेरे साथ हैं, सर अपना नाम बताइए। नाम गुणा नहीं सर, आपके परिवार से भी कोई? चलिए विद्या, मैं आपके पास आता हूं और कम से कम जो लोग वहां पर हैं उनको आप ये भी समझाइएगा कि कोई भी गलत कदम आवेश में आकर ना उठाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे। गरिमा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। मुझे तो मौका ही पहली बार दे रहे हैं आप, और उसके बाद कह रहे हैं जल्दी से बोलिए। कम से कम मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दूं कि क्या वहां पर हालात हैं। मेरे पार्टी के लोग, यानी कि मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री दोनों वहां पर गए और वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अगर जो बातें हमने वहां पर देखी ये झूठ निकली तो हम माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, हमारी एक भी बात अगर झूठ निकली। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई रिसेप्शन नहीं है। अगर पीड़ित जो मृतक हैं, जो लापता हैं, उनके जो परिजन आ रहे हैं खोज खबर के लिए, उनका कोई रिसेप्शन नहीं है। वो कोई ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां वो पूछताछ कर सके, कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कोई रजिस्टर पे लेखा जोखा नहीं मेंटेन किया जा रहा है, कितनी बॉडी मिल गई, कितनी मिलने वाली है, कितने काम करते थे, कितनों के परिजन आके शव ले जा चुके, ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा है। कोई उनके लिए टेंट, कुर्सी, चाय, पानी खाने की व्यवस्था नहीं है इतने दूर दराज से, क्योंकि पूरे देश भर के मजदूर वहां काम करते थे। जोशी जी बताइए ना, मुख्य विपक्षी दल की नेता ये कह रही है कि अगर गलत साबित हो गया तो माफी मांग लेंगे। वहां से अब लोग मैं
सिर्फ मेरा जोशी जी से ये कहना है कि आप आईटीबीपी के जो जवान कर रहे हैं या एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान कर रहे हैं वो अपनी जगह पे स्वागत योग्य है। बोलिए, वो कह रही है कि आप माफी मांग लेंगे, लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार के जब जिलाधिकारी ये सारे सवाल जब जिलाधिकारी से पूछे गए तो जिलाधिकारी ने 12 किलोमीटर दूर जोशीमठ। सुरेश जी बोलिए ना, सुन पा रहे लोग आपको, आप बोलिए सुरेश जी। गुरुद्वारा प्रबंधन तो खुद करता है लोगों का रहने खाने का इंतजाम। पहले तो मैं ये बताऊं, सुनिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि गरिमा जी कह रही है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 2 घंटा पहले स्वयं हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री के से मुलाकात भी की और उन्होंने जो है कि बयान जारी किया कि मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कार्य इस आपदा को लेकर के इसी वजह से मुलाकात की, इसी वजह से मुलाकात की कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आप उनके मुंह में शब्द डाल रहे हैं। उन्होंने चिंतनीय, उन्होंने कल भी अपने फेसबुक पे नहीं सुरेश जोशी जी, उन्होंने कल भी अपने फेसबुक पे ये बात लिखी है। आपके नहीं, आप सोशल मीडिया आप खुद देखिए, उन्होंने कल भी अपलोड किया है इस बात को। बिल्कुल गलत। अब तोड़ मरोड़ के अगर आपके कुछ फेवरेट पोर्टल्स कुछ डाल देते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। सुनती नहीं है। नहीं, उनको जरूरत क्यों पड़ी मिलने की? उनको जरूरत क्यों पड़ी? मुझे आप ये बताइए कि हरीश रावत जी को जरूरत क्यों पड़ी मिलने की? मुख्यमंत्री जी से माननीय रावत जी को या माननीय प्रीतम सिंह जी को मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी वजह से पड़ी क्योंकि उनको चिंतनीय लगे वहाँ के हालात, इसलिए वो मिलने के लिए गए। उनको मुफीद नहीं लगे वहाँ के हालात। लगातार आपके जो है नेतागण वहाँ पर जा रहे हैं और अधिकारियों को लामबंद कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत उनको बार-बार उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन करें कि वो आपके स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर पहुंच गए, कभी आपके धन सिंह रावत जी पहुंच जाते हैं, कभी आपके निशंक जी पहुंच जाते हैं, एक के बाद एक मंत्री पहुंचेगा तो अफसरान कैसे काम करेंगे? भाई इन्हीं से बुलवा लो। नहीं, बिल्कुल जोशी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि विपक्ष इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि विपक्ष इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आज 6 दिन बाद भी अगर वो मशीन ठप पड़ गई है, अब आप कह रहे नई मशीन आई है, 5 दिन के बाद आपको सुध आई। आपने चिल्ला कर कहा कि केंद्र सरकार मदद भेज रही है। क्या ये मदद भेजी केंद्र सरकार ने? 5 दिन तक अब कोई जीवित भी होगा उस टनल के अंदर? आप मुझे बताइए, 5 दिन के बाद इतनी ठंड के मौसम में कोई अलाव की व्यवस्था है? चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं। जोशी जी कम से कम थोड़ा सुनने का धैर्य तो रखिए, आप सरकार में हैं तो इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा। सुरेंद्र मुझे एक बात जल्दी से बताइए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। जो बात जोशी जी दावा कर रहे हैं, बहुत लोग वहां पर मौके पर हैं, कौन सी व्यवस्था इन्होंने की जरा बताइए। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, महिलाएं रो रही हैं, कह रही हमारे लोग मिल नहीं रहे, ये कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं बैठ के। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए अंजित, सुरेंद्र बोलिए। बताऊं कि पूरे ऑपरेशन की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को दी है। रविनाथ रमन एक ऐसे अधिकारी हैं जो कभी भी लोगों से नहीं मिलते हैं। देहरादून तो छोड़िए, यहाँ भी उनको जब जिम्मेदारी दी है तो यहाँ भी वो कभी कभार आते हैं। उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि एनटीपीसी क्या कर रहा है, एससीसी कंपनी क्या कर रही है, ऋत्विक कंपनी क्या कर रही है, टनल के अंदर क्या काम हो रहा है। जब कल मैंने उनसे सवाल किए कि आईटीबीपी सर्वे करके आ चुकी है, कोई झील बन रही है, तो वो ये कहते हैं कि मेरे को कोई जानकारी नहीं। यानी जिस वरिष्ठ आईएएस को, मैं वरिष्ठ आईएएस बोल रहा हूं क्योंकि सचिव रैंक के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, देवस्थानम बोर्ड के सीईओ हैं, उस अधिकारी को आप यहां भेजते हो और उस अधिकारी के पास जानकारी तक नहीं है, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है और ये शासन का निकम्मापन है। क्योंकि इस तरह के अधिकारी जब होते हैं तो कहां से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बेहतर चीजों को करेंगे। जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करना तो बहुत दूर की बात, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी तक नहीं है कि हो क्या रहा है ऑपरेशन में। 6 दिन पूरे हो चुके हैं, हम अभी तक रिजल्ट तो छोड़िए, हम इस अनुमान तक नहीं पहुंचे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। हम ड्रिल करेंगे या हम 180 मीटर को क्लियर करेंगे। सुबह से हम टनल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। अंजित ठीक है सुरेंद्र बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और दरअसल किसी अधिकारी का सरकार के करीब हो जाना उसकी काबिलियत नहीं है। काबिलियत तो ये जब वो करके कुछ दिखाए। और हमारे सहयोगी विद्यानाथ जहां जब मौके पर मौजूद थे तो एक अधिकारी का भाई मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, उनकी क्या गलती है? नए अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी, वो अपना काम जितना उनको जानकारी है वो अपनी काबिलियत के हिसाब से कर रही, काबिलियत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन काम तो उनको करना है ना। जो सरकार के करीब हैं और जो मलाई काट रहे हैं उनको मौके पर भेजा गया, उनको जानकारी तक नहीं है।
सवाल इस बात का है, कम से कम इस बात का क्यों नहीं ध्यान दिया गया? धीरेन्द्र जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार का ये लचीला रवैया क्यों है? संक्षेप में सर। हाँ, देखिए, बहुत ही संक्षेप में ये कहूंगा कि सरकार ने 2013 के बावजूद, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद, हमको लग रहा था उसने कुछ सीखा होगा। इस सरकार को ये समझ आ रही होगी, क्योंकि जिस तरह से इस समय पूरे देश की निगाहें पर थी और केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री जिस तरह से उनके साथ खड़े थे और केंद्रीय बल जिस तरह वहां पहुंचे और सैनिक बल, लग रहा था कि जो काम राज्य सरकार का है वो बेहतर तरीके से करेगी। लेकिन मुझे लगता है सरकार कोऑर्डिनेशन करने में भी विफल रही है। और जब मशीनें, आप सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात का है कि मशीनें 5वें दिन तक आप उस तरह नहीं पहुंचा रहे। एक जो मशीन है वो गर्म होकर ठंडी हो रही है, तो गर्म होने के बाद फिर उसको थोड़ी देर रोकना, ये तो बेहद शर्मनाक घटना है किसी भी उस राज्य के लिए जिसने इसी तरह की एक बड़े मात्रा की आपदा देखी और उसके बाद इस बात के बहुत इंतजाम किए होंगे कि वो आगे ऐसा नहीं होने देंगे, या इस तरह का रेस्क्यू सेंटर जब इस तरह की आपदा आएगी, क्योंकि ये इस तरह से आपदा रोकना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद का रिएक्शन इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमने क्या सीखा। तो लगता है सरकार ये यहाँ ये बताने में बिल्कुल नाकामयाब है कि उसने क्या सीखा है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल सर, मैं आपसे विस्तार से समझना चाहता हूं, पिछले 5-6 दिनों से सर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपके हिसाब से ठीक चल रहा है ये? देखिए, ऐसा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना तो सरकार का और प्रशासन का काम है जी, और मैं आपसे खाली विज्ञान की बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये झील कैसे बनी जी, और क्योंकि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ जी 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 जी, तो रेस्क्यू में अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते तो हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि एक दूसरे काम पे लगे हुए हैं, तो उससे मैं उसके संबंध में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं सर आपसे कि क्या पहले से जानकारी नहीं होती इस खतरे की, और लापरवाहियां जब हम बरतते हैं, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमें ये खतरा नहीं लगता कि दिक्कत हो सकती है? दरअसल में क्या होता है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जी, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप होते हुए भी इतना दक्षता हासिल नहीं कर पाए हैं कि इनके बारे में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई लगा सकें। और मैं 2013 के आपदा के समय की आपको बताना चाहूँगा जी कि 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, तो उस समय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीद रहे हैं जी, लेकिन चूंकि इसके लिए ग्लोबल टेंडरिंग करनी पड़ती है, बहुत कीमती है जी, और ये जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, लेकिन वो आज तक स्थापित नहीं हुआ। अब रही बात इसकी, जो ऋषि गंगा पे जो डैमेज हुआ, दरअसल में मेन जो कल्प्रिट है, जो जिसने सबसे बड़ी तबाही मचाई, वो रौथी गार्ड है जी, और उस रौथी गार्ड ने ऋषि गंगा के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया। और मेरे सहयोगी डॉक्टर नरेश राणा जो है वो पैदल वहां तक पहुंचे जी, और उन्होंने हमें सारी जानकारी ये 10 तारीख को दी शाम को कि वहां पे इतनी बड़ी झील बनी हुई है। और हम लोगों ने डीएम और एसडीएम से भी बात की और उन लोगों ने कहा कि हम जल्दी ही इस झील का जो पानी है उसको रिलीज कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति ये है कि झील का पानी अब स्वयं ही थोड़ा थोड़ा करके निकलने लग गया है और इसकी जानकारी आज मुझे नहीं है कि आईटीबीपी या एनडीआरएफ। चलिए, मैं आपके पास सर 1 मिनट में आ रहा हूं। गरिमा जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जैसे पता चला है कि रोहतांग में एक नई झील का निर्माण हो रहा है और साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये आपदा से पहले की थी या बाद में डेवलप हुई है। ऐसे में क्या बार बार हवाई दौरों के जरिए ये पता नहीं किया जाना चाहिए कि इन ग्लेशियल जोन्स में कोई नई झील निर्माण हो रहा है? ये स्थानीय लोगों ने शिकायत करी कि झील डेवलप हो रही है और तब वाडिया इंस्टीट्यूट के लोगों को भेजा। मैं यही बोल रही हूँ कि डॉपलर सिस्टम हम कब से मांग रहे हैं। मुझे याद है जब माननीय हरीश रावत जी की भी सरकार थी, 2013 की आपदा आई थी, उसके बाद लगातार डिमांड केंद्र सरकार से, क्योंकि हमारा बहुत ही संवेदनशील भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। बोले सुरेश जोशी। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सारे अधिकारी जो है वहां पर को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जिस तरह से वहां की टोपोग्राफी है, निश्चित तौर पर देखो सर, अभी हमारे एक सहयोगी ने कहा कि वो अधिकारी मिलने तक के लिए तैयार नहीं होते, उनके पास जानकारी नहीं है। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि पहली बात तो ये समझिए आप इस बात को
कि जो इतनी भीषण आपदा वहां नहीं, टोपोग्राफी इस समय बहुत दिख मुझे रही नहीं है, समझना आपको सर, ये पता है, आपको ऊंचाई समझना पर है वो इलाका, आपने ये आपको समझना है वहाँ लोगों के लिए। अरे भैया, ये बीच में क्या आदत है इनको बोलने की? जब ये बोलती है सबसे कम आप चाय पानी और खाने का इंतजाम कर सकते थे सुरेश जोशी जी। अरे हम बता रहे हैं ना, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप या तो प्रश्न मत करे करो, आप नहीं, वहाँ एक भी शिविर नहीं है आपका, किस बात पे चुप रह जाओ? एक भी शिविर नहीं है आपका कि जहाँ लोग आके बैठ सके। डिबेट का क्या 100 कुर्सियां नहीं आप लगा पा रहे परिजनों के लिए, रात को सोने का इंतजाम तो दूर की बात है। अरे आप हरीश रावत जी से पूछो ना पहले, जो शाबाशी दे के आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रशासन अच्छा चल रहा है, शासन अच्छा चल रहा है। आप यहाँ पर चैनल मैं सब पूछ चुकी हूँ, कोई शाबाशी नहीं दी है। उनका फेसबुक पेज उठाकर देख लीजिए। कल भी उन्होंने बोला शिलान्यास, उन्होंने कल भी बोला कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी उद्घाटन और शिलान्यास से बाज आ जाइए। इस समय सारा फोकस, आपका फोकस टिहरी महोत्सव में है। टिहरी महोत्सव जो 16 तारीख से, एंकर महोदय आपके सारे पैनल को मैं जानकारी देना चाहती हूँ, इनके ऑडिशंस चल रहे हैं गाने और डांस के। टिहरी महोत्सव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है, 16 फरवरी से जो शुरू होने वाला है। वहां सारा ध्यान केंद्रित है कि वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कोई फोकस भूकंप के आपदाग्रस्त क्षेत्र की तरफ नहीं है आपका। आपके जो टिहरी के स्थानीय विधायक हैं वो फेसबुक पर रोज ऑडिशंस की फोटो अपलोड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सुनो गरिमा जी, अभी बहस जो है आपदा पे हो रही है। अभी आप टिहरी महोत्सव की तैयारी कर रही है, सरकार मान क्यों नहीं लेते? आप सुन तो लो मेरी पूरी बात को। आपके मुख्यमंत्री आप जो है कि बहस को नए उद्घाटन, रोज नए शिलान्यास और उद्घाटन में मसरूफ हो रखे। केवल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत वहां चले गए, इस बात के लिए आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। विद्या, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, ये प्रवक्ताओं की अपनी दिक्कत होती है और सरकार में बैठे लोगों की अपनी समस्या होती है कि वो नहीं मानते कि उनकी सरकार गलत कर रही है। आसानी से स्वीकार कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, सारे अपने काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, बिना नाम लिए। मैं समझना चाहता हूं आपसे, आपको लगता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है वो रेस्क्यू जल्दी पूरा हो जाएगा? और आपको क्या लगता है कि जो आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, कुछ तो ऑफ कैमरा भी बोलते हैं, कब तक पूरा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए अंजीत कि कल से जब से हमने लगातार, क्योंकि हमें पता लगा कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, मतलब जो जानकारी दी जा रही है, दरअसल वो जानकारी सही नहीं है। इसके बाद कल जब पीसी हो रही थी तो मैंने कई तीखे सवाल पूछे, कई अधिकारियों को मेरे सवाल बुरे लगे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि काम में तेजी आई। दूसरी बात यह कि आज जब हमने दिन में रिपोर्टिंग की है यहाँ टनल के पास से, जो लगातार हमने दिखाया है, उसके बाद से अब जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं सोई हुई जो सरकार है या सिस्टम है उसकी नींद खुली है। क्योंकि अगर आपको बड़ी मशीन चाहिए तो बड़ी मशीन मंगवाइए। हर चीज के लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल रखा है, हाथ बढ़ा रखा है, आप हाथ पकड़िए। आप क्यों क्रेडिट लेने के चक्कर में दूसरे लोग जो आपको मदद करना चाहते हैं उनको आने नहीं देना चाहते थे। और जोशी जी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जोशी जी सुन लीजिए, मैं ग्राउंड पे हूँ। जोशी जी, आप ग्राउंड पे आए कि नहीं आए? पूरा नेशनल चैनल सुनिए। चलिए, मैं विद्या माफी के साथ, और जोशी जी आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूँ क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।